Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and we are doing previous year questions related to July 2018. हम already इसमें 8 parts जो हैं वो cover कर चुके हैं और अब जो हम कर रहे हैं वो 9th part कर रहे हैं और 86 questions से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, हमें गिवन है द टोटल कोस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर का टोटल कोस्ट फंक्शन हमें गिवन है इस इक्वेशन में और हमें क्या गिवन है, इफ प्राइसेस इज ₹15 व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम। एक प्रोड्यूसर के लिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा जब एक प्रोड्यूसर किसमें होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अब आपको पता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है, एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, एक प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज और हर प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर के दिमाग में हमेशा क्या रहता है कि उसे प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो आपने इसको 11th-12th में भी पढ़ा होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में। इसकी कौन सी अप्रोच है, MR एंड MC अप्रोच है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को शो करने की। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है, मतलब उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट किस सिचुएशन पे होता है, उस लेवल ऑफ आउटपुट पे जहां पे हमारा MR किसके इक्वल आ जाए, MC के इक्वल आ जाए। और सेकेंड कंडीशन क्या है, इक्वल आने के बाद MC हमारा क्या करेगा, राइज करेगा। ये इसकी क्या है, कंडीशन है। सो अगर हम इस क्वेश्चन पे चले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, सो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, कोइंसाइड मींस सेम होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कैसे बनता है, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, दिस इज ऑल्सो द एवरेज रेवेन्यू लाइन। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। यस, सो इस सिचुएशन पे यही हमारी प्राइस लाइन है, यही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है और यही हमारी एवरेज रेवेन्यू जो है वो लाइन है। तो एक कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होता है, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे, जहां पे हमारा प्राइस किसके इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो और उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या करे, राइज करे। और सेकंड क्या है, प्राइस हमारा या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल हो किसके, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। हम यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं ना कि एवरेज कॉस्ट, किसमें, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं और लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में हमारा क्या होता है कि प्राइस एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके, एवरेज कॉस्ट के। एवरेज कॉस्ट मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी इंक्लूडेड है और फिक्स्ड भी इंक्लूडेड है इन द लॉन्ग रन। तो अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम देखें तो क्या बनता है, MC MR को कट करता है और उसके बाद MC जो है वो राइज करता है। इन दो पॉइंट पे MC MR को कट कर रहा है, लेकिन हम किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहेंगे, इस पॉइंट पे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे MC MR इक्वल है और उसके बाद MC क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन एक प्रोड्यूसर के लिए कौन सी सिचुएशन होती है, जहां पे एक प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, नहीं कर पा रहा तो उसके लिए शटडाउन की सिचुएशन आ जाएगी। सो एक कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर हमेशा क्या चूज करता है, वो लेवल ऑफ आउटपुट हमेशा जहां पे हमारा MC जो है उसके बाद राइज करेगा। सो एक प्रोड्यूसर कभी भी उस पॉइंट पे नहीं प्रोड्यूस करना चाहेगा, कभी भी उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं होगी जहां पे हमारा MC कर्व जो है डिक्रीज कर रहा है। अगर हमारी कॉस्ट और डिक्रीज हो रही है तो हम तो हमेशा कम करने की ही सोचेंगे कॉस्ट को। और MC कर्व हमें सप्लाई कर्व भी बताता है एक फर्म का। ये तो हो गई परफेक्ट कंपटीशन की बात। अगर हम आगे मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के केस में, तो क्या होगा, हमारा MR किसके इक्वल होगा, हमारी MC के इक्वल होगा और स्लोप जो होगा MC का वो ग्रेटर देन होगा किसके, MR के। तो ये दो कंडीशन है। अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलें तो हमारा या तो प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए हमारी एवरेज कॉस्ट के। यहाँ पे हमारा प्राइस कितना है, 15। और अगर हम अपने ऑप्शंस पे चले तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 10, 5, 15 और 4। तो हमारा एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारा प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकली फिजिबिलिटी ऑफ लियोन्टिफ स्टैटिक सिस्टम। लियोन्टिफ का जो स्टैटिक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो हमें पता होना चाहिए लियोन्टिफ स्टैटिक सिस्टम कहाँ है, क्या है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी के बारे में किस कंडीशन में बात की गई है। ऑप्शन है हमारे पास मार्शल एजवर्थ कंडीशन है, कून टकर कंडीशन है,
हॉकिन साइमन कंडीशन है, या फिर हमें वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए प्राइमल प्रॉब्लम शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल ऑफ द प्राइमल। ये चार हमारी कंडीशन गिवन है। इनको समझने से पहले हम समझते हैं लियोन्टिफ स्टैटिक सिस्टम क्या है। तो लियोन्टिफ की अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल इकोनॉमी की बात करता है। मतलब क्या है इस चीज का, दैट इन विच देयर आर टू इंडस्ट्रीज, दो इंडस्ट्रीज है, पहली है एग्रीकल्चर और दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग। हर कोई डायरेक्टली मींस ईच डायरेक्टली रिक्वायर्स द यूज ऑफ प्राइमरी फैक्टर, हर किसी को प्राइमरी फैक्टर की जरूरत है, जैसे कि लेबर अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और प्रोडक्टिव प्रोसेस और जो इनपुट है जो दूसरे उसका क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। अगर इस चीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट क्या है, एग्रीकल्चर है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, उससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकालेगा। मतलब एक का प्रोडक्टिव प्रोसेस का इनपुट दूसरे के लिए क्या बन सकता है, आउटपुट बन सकता है। तो सिंपल इकोनॉमी में दो चीजों की, दो इंडस्ट्रीज की बात की गई है, एग्रीकल्चर की और मैन्युफैक्चरिंग की। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी कंडीशन है, इकोनॉमिक वायबिलिटी की और टेक्नोलॉजिकली फिजिएबल की। तो ये कंडीशन है हमारी हॉकिन साइमन्स कंडीशन की। हॉकिन साइमन कंडीशन में क्या बात करते हैं, फॉर द वायबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी को क्या चाहिए, एक इकोनॉमी में क्या चाहिए, इनपुट की रिक्वायरमेंट चाहिए, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी। यस और नो, हमें अगर हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो हमें इनपुट की क्या चाहिएगी, रिक्वायरमेंट चाहिए। और ये डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जिसे यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है एक लीनियर इक्वेशन से। इस चीज को डिस्क्राइब भी किया गया है कि हमें किस तरीके के लेवल ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज आती है इनपुट आउटपुट मॉडल की, लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं, जो एक क्या शो करता है, इंटरडिपेंडेंस। हमने देखा कि एक का इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट बन सकता है, दूसरे का आउटपुट एक के लिए। सो दिस रिप्रेजेंट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स। तो अगर हम बात करें लियोन्टिफ स्टैटिक सिस्टम की कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है, हॉकिन साइमन कंडीशन को फुलफिल करता है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। To the next question, simplex method of solving linear programming problem was developed by। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डेवलप करने का जो सिंप्लेक्स मेथड है वो किसने दिया था, कोपमैन्स, डेंसिक्स, लियोन्टिफ और सोलो। तो सिंप्लेक्स मेथड देने वाले थे हमारे डेंसिक्स, तो ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बैग है जिसमें 5 रेड, 7 व्हाइट और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। एक बॉल रैंडमली पिक की गई है बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है बॉल होगी वो ग्रीन होगी। तो ग्रीन हमारी कितनी है, 3, टोटल हमारी कितनी है 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/5, इसलिए आंसर सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सैंपल सर्वे ऑफ द सेम 100 हाउसहोल्ड्स इज कंडक्टेड इन अ पर्टिकुलर विलेज annually for 5 years, the data so collected will be described as। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बात की है, अगर एक सैंपल सर्वे होती है हर बार सेम 100 हाउसहोल्ड्स की, ठीक है, एक पर्टिकुलर विलेज ले रखा है, वही सेम 100 हाउसहोल्ड्स ले रखे हैं, और हर 5 साल में उनकी जो है डाटा कलेक्शन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज डाटा, क्रॉस सेक्शन डाटा, पैनल डाटा, या फिर पूल्ड टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन डाटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं कि कौन सा डाटा क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम टाइम सीरीज डाटा की अगर हम बात करें तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, ये शो करेगा ग्राफ, या फिर ऐसे इसका ग्राफ होगा टाइम सीरीज डाटा का, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो काउंट्स ऑफ सन स्पॉट्स ले सकते हैं, या फिर हम हाइट ऑफ ओशियन ले सकते हैं, ओशियन की हाइट यहाँ पे ले सकते हैं टाइम सीरीज डाटा में। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस सेक्शन डाटा। क्रॉस सेक्शन डाटा में जो डाटा कलेक्शन होती है वो कैरिड आउट होती है एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम, एक ही टाइम में सिंगल पॉइंट में जो है वो डाटा कलेक्ट होता है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि ओवर द टाइम डाटा में क्या चेंज आया है। क्रॉस सेक्शन डाटा में एक टाइम पे ही डाटा हमारा कलेक्ट हो जाएगा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि अगले साल क्या चेंज आया, अगले साल क्या चेंज आया, नो। नेक्स्ट हमारे पास है पैनल डाटा। पैनल डाटा क्या है, पैनल डाटा एक तरीके से सेम है, sample it is a same of cross section unit which is observed at a multiple points in a time।
एक टाइम में मल्टीपल बार। समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले एक चीज और समझिए, पैनल डाटा की जगह आपको ऑप्शन में लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी आ सकता है, दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे। और ऐसा समझते हैं कि क्यों करेक्ट होंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल डाटा जो है वो क्या करता है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेता है अक्रॉस टाइम, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की अक्रॉस द टाइम, वो जो है इंफॉर्मेशन जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो कलेक्ट करता है। पैनल डाटा सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इसमें कंट्रीज, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, डेमोग्राफिक ग्रुप्स, ये सब चीजें इंक्लूड होती है। मतलब यहाँ पे ये बात है कि आप सेम चीज की बार बार हर बार सर्वे करोगे हर बार, और उसमें चेंज जो है वो फाइंड आउट करोगे। सो हमारा थर्ड ऑप्शन इसके हिसाब से बिल्कुल सही होता है। तीसरी हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, पूल्ड टाइम सीरीज डाटा क्या होता है। तो पूल्ड टाइम सीरीज की बात करें तो ये एक टाइम सीरीज है किसकी, क्रॉस सेक्शन की, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हो रही है हर एक क्रॉस सेक्शन में, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम यूनिट्स को ही रेफर करे। लाइक हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सेम 100 हाउस होल्ड्स की जो है वो सर्वे हो रही है, लेकिन क्रॉस पूल्ड टाइम सीरीज की अगर हम बात करें तो हम जरूरी नहीं कि हर बार हम सेम ही लोगों को लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट पैनल डाटा हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। क्या कह रहा है, ये भी हम वैसे कर चुके हैं। इफ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 40, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो मीन है वो हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। मोड हमें कितना दे रखा है, मोड हमें 60 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा दे रखा है 10। हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकलता कैसे है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होगा, -20/10, दैट इज -2 इज द आंसर। -2 इसका आंसर होगा, और -2 के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट पे बेस्ड है, ठीक है। इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन with 4 independent variables, the overall regression significance is to be tested. ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस हमें निकालना है 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ निकालना है। कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट और टी टेस्ट। तो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दे रखे हैं, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें दे रखे हैं, ओवरऑल सिग्निफिकेंस हमें निकालनी है, रिग्रेशन सिग्निफिकेंस। तो उसके लिए जो हमारा टेस्ट यूज होगा वो होगा एफ टेस्ट। अब एफ टेस्ट क्या होगा, एफ टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, फॉर द ओवरऑल सिग्निफिकेंस। और ये इंडिकेट करता है कि जो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, जो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, क्या वो आपको एक बेटर डाटा प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो आपके डाटा के लिए बिल्कुल सही है, ना कि वो जो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन ही नहीं करता है। ये होता है डिफरेंस। सो यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन हो रहे हैं, तो ये हमारे डाटा के लिए बिल्कुल एक सही चीजें प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड्स अ बेटर फिट टू द डाटा देन अ मॉडल इट्स दैट कंटेन नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सेकंड जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज द एफ टेस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सैंपल पे बेस्ड है, जो हम ऑलरेडी एक वीडियो में सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग, ये सारी सैम्पलिंग कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। क्या है, इफ अ सैंपल ऑफ 100 इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 फार्मर्स कंसिस्टिंग ऑफ मार्जिनल, स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स, कौन सी सैम्पलिंग मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हमारे लिए करेक्ट होगा। हम पूरी 1000 फार्मर्स की पॉपुलेशन में से, जिसमें मार्जिनल, स्मॉल, लार्ज फार्मर तीनों हैं, उसमें से हम 100 सैंपल उठा रहे हैं। तो हम पहले इसका अलग अलग करेंगे और फिर हम सैंपल उठाएंगे। हम ऑलरेडी इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, सैंपल के बारे में आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड कंसर्निंग आर रिकर्सिव सिस्टम। अगर हम रिकर्सिव सिस्टम की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी वैलिड स्टेटमेंट मानी जाती है। पहला, the parameter can be validly estimated using the separate application of the OLS to each application, each equation। जो हमने पैरामीटर्स इसके लगाए हैं अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज करके, किसकी एप्लीकेशंस को, OLS की एप्लीकेशन को, हर एक उस इक्वेशन पे लगाया गया है। तो क्या वो हमारे लिए रिकर्सिव सिस्टम के लिए सही है।
नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म्स इन अदर इक्वेशन। हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चाहे तो और मे बी वो रिलेट कर सकता है एरर टर्म से, वो भी दूसरी इक्वेशन की। तो ये जो सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम काफी बड़ा है और काफी अच्छा है समझने के लिए, तो हम इसे डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात करें एक रिकर्सिव सिस्टम की, तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए वैलिड है बिल्कुल, कि हम सेपरेट एप्लीकेशंस यूज करेंगे हर एक इक्वेशन के लिए, कौन सी, OLS की, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोरिलेट कर सकता है एरर टर्म के साथ। तो ऑप्शन ए और बी बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट पे बेस्ड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार गारंटेड यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपको देख लेना किसी भी एग्जाम में। मैच करते हैं कंटीजेंसी टेबल किसके साथ। कंटीजेंसी टेबल का क्या है, जो किसके बारे में देखती है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिग्रेशन। ओवरऑल रिग्रेशन के बारे में देखती है। नो, कंटीजेंसी टेबल इज अ ची स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। कंटीजेंसी टेबल इज रिलेटेड विद द काई स्क्वायर या ची स्क्वायर, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। यूनिट रूट टेस्ट किसकी देखती है, स्टेशनैरिटी के बारे में देखती है, ठीक है। और फिशर्स एफ टेस्ट, फिशर्स एफ टेस्ट जो हमने देखा है, अभी देखा था हमने ये एफ टेस्ट जो ओवरऑल रिग्रेशन के बारे में देखता है। और ग्रेंजर टेस्ट जो है वो देखता है कैजुअलिटी टेस्ट। और ग्रेंजर टेस्ट को ग्रेंजर टेस्ट नहीं, ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक तरीके की हाइपोथेसिस है, क्या डिटरमाइन करती है कि एक टाइम सीरीज यूजफुल है फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ अनदर टाइम सीरीज। दूसरा, अगर हम यूनिट रूट टेस्ट की बात करें तो ये एक तरीके की नल हाइपोथेसिस है, जो क्या डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है द प्रेजेंस ऑफ यूनिट रूट और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आइदर वो स्टेशनैरिटी हो सकती है, यहाँ पे स्टेशनैरिटी ऑप्शन गिवन है, वो स्टेशनैरिटी हो सकती है, ट्रेंड स्टेशनैरिटी हो सकती है, या फिर एक्सप्लोसिव रूट हो सकता है। एक्सप्लोसिव रूट डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो दोबारा समझ लेते हैं कंटीजेंसी टेबल, काई स्क्वायर टेस्ट, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में समझा रखा है। यूनिट रूट टेस्ट क्या है, स्टेशनैरिटी। फिशर्स एफ टेस्ट क्या करता है, ओवरऑल रिग्रेशन, ओवरऑल। ग्रेंजर्स कैजुअलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, ग्रेंजर्स कैजुअलिटी टेस्ट, जो क्या डिटरमाइन करता है कि एक टाइम सीरीज दूसरे की फोरकास्टिंग के लिए नहीं है। Moving to the next question, 96 number question. Generalized least square method of estimation will not be suitable for dealing with which of the following problem. जो generalized least square method है हमारा, वो कौन सी प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं है, ये पूछा गया है कि सुटेबल नहीं है। नोट के बारे में पूछा गया है। ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंस, हेटेरोइडास्टिक डिस्टर्बेंस, मल्टी कॉलिनियरिटी और एरर इन वेरिएबल्स। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑटो कोरिलेशन के बारे में, तो ये क्या है, ये एक तरीका का वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस है, जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो कांस्टेंट रहता है थ्रू द सक्सेसिव, अलग हर एक पॉइंट पे वो क्या रहता है, थ्रू द सक्सेसिव डिस्टर्बेंस इट रिमेन्स कांस्टेंट। और ये जो टर्म है वो एक दूसरे से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, और इन्हीं सबको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स से बन जाती है प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो ये तो हमारी जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर के लिए इंपॉर्टेंट है। हेटेरोइडास्टिसिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं है हमारे लिए, मल्टी कॉलिनियरिटी और एरर इन वेरिएबल्स हमारे लिए सुटेबल नहीं है अगर हम जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं। सो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैचअप का क्वेश्चन है, आपको ग्रोथ मॉडल पता है और उनकी आपको इक्वेशन के साथ मैच करना है। सोलो ग्रोथ मॉडल, डोमर ग्रोथ मॉडल, जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल और हैरोल्ड मॉडल। ठीक है, हम अधिकतर हैरोल्ड डोमर मॉडल साथ ही बोलते हैं, लेकिन ये दोनों ही लोग जो है वो अलग अलग हैं। बात यह है कि हम इन्हें साथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका जो रिजल्ट है वो काफी हद तक जो है वो सेम रहा था। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ मॉडल की बात करें तो ग्रोथ मॉडल को अगर हम इक्वेशन देखें तो ग्रोथ मॉडल क्या है, इट इज इक्वल टू दैट। डोमर मॉडल की बात करें तो डोमर चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट। जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल की बात करें तो ये हमारा कैपिटल चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल इक्वल होगा हमारी हैरोल्ड डोमर मॉडल की अगर हम बात करें तो वो वारंटेड ग्रोथ के बारे में बात करता है। नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट। ओके, सो दिस इज द
करेक्ट इक्वेशन ऑफ दीज ग्रोथ मॉडल। एक एक करके हम सारे ग्रोथ मॉडल समझेंगे, मैं कह रही हूँ, और हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे हर एक मॉडल के बारे में, जिसमें सारी चीजें जो है वो रहेंगी कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी हम करेंगे। हम एक एक करके सारे मॉडल लेंगे, जैसे हमने सोलो ग्रोथ मॉडल लिया, फिर हम देखेंगे उससे पास्ट के कितने क्वेश्चन आए हैं, हेरोड के देखेंगे, डोमर के देखेंगे, सारे ग्रोथ मॉडल्स को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In the adjacent diagram, government should fix the price at which of the following point to make monopoly result in socially optimal outcome. Sorry, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, so in the adjacent diagram की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट शुड फिक्स द प्राइस एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, किस पॉइंट पे गवर्नमेंट जो है वो प्राइस फिक्स करेगी टू मेक मोनोपोली रिजल्ट इन अ सोशली ऑप्टिमम आउटकम। मोनोपोली है, सिर्फ एक का अधिकार है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से प्राइस जो है वो डिटरमाइन करना चाहेगी जिससे क्या हो, उसके प्राइसेस जो है, जो उसे आउटकम जो मिल रहा है वो ऑप्टिमल आउटकम हो, ऑप्टिमल। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डायग्राम गिवन है मोनोपोली मार्केट का, जिसमें हमारा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, और एमसी जो है वो एसी को उसके नीचे से कट करता है और मिनिमम पॉइंट से कट करता है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि गवर्नमेंट किस पॉइंट पे जो है वो प्राइस फिक्स करेगी ताकि मोनोपोली का जो रिजल्ट आए वो आए सोशली ऑप्टिमल आउटकम आए। तो अगर हम इस चीज की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है ताकि कंपनीज जो है वो इनफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाए सबके लिए, तो गवर्नमेंट जो है फर्म का आउटपुट जो है वो रेगुलेट करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। और सोशली ऑप्टिमल प्राइस का मतलब क्या है? एलोकेटिव एफिशिएंसी होना, मतलब प्राइस किसके इक्वल होगा? हमारी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। और एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव करने के लिए एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी ताकि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो। अब गवर्नमेंट किस तरीके से मोनोपोलीज को रेगुलेट कर सकती है? प्राइस कैपिंग से कर सकती है, तरीके हैं इसके। प्राइस कैपिंग का मतलब लिमिट करना प्राइस इंक्रीज को, मर्जर्स को रेगुलेट करना, मोनोपोलीज को ब्रेक करना, कार्टल्स को इन्वेस्टिगेशन करना, अनफेयर प्रैक्टिसेस की इन्वेस्टिगेशन करना, नेशनलाइजेशन करना, मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप लेके आना। ठीक है, अब सोशली ऑप्टिमल फेयर का मतलब क्या है, या ऑप्टिमल प्राइसेस का मतलब क्या है? मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो है वो किसके इक्वल हो? मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन के इक्वल हो, ताकि जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो तो हमें पता है कि कॉस्ट तो सोसाइटी को ही पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए हमारे प्राइसेस, तो पॉइंट हमारा सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द प्रोड्यूसर पे द प्राइस फॉर ईच ऑफ द इनपुट दैट इज यूज्ड इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज ही अर्न? अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो हर एक इनपुट के प्राइसेस पे कर रहा है, किसके इक्वल? उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन के इक्वल, एडिशनल प्रोडक्शन के इक्वल, तो वो क्या अर्न करेगा? जीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली प्रॉफिट, पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर नेगेटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा। और अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा नेगेटिव है तो फर्म को क्या हो रहा है? इसका मतलब लॉस हो रहा है फर्म को। अगर हम इस चीज को समराइज करें तो इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या है कि टोटल रेवेन्यू किससे ग्रेटर देन होगा? हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट से ग्रेटर देन होना चाहिए, जब भी एक फर्म क्या कर सकती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कब अर्न करेगी? जब हमारा टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा? हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट के इक्वल होगा। इस केस में फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कब एक फर्म को होगा? जब हमारा टोटल रेवेन्यू लेस देन होगा हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट के, तो फर्म क्या करेगी? फर्म को जो होगा वो
लॉस होगा। अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है और क्या बोला गया है कि एक प्रोड्यूसर जो है मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल अपने इनपुट्स को प्राइस पे कर रहा है तो उसको क्या होगा, 0 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा, 0 ही होगा। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, तो उससे तो 0 ही होगा क्योंकि इक्वल है। सो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द यूनियन बजट 2018-19 जो अनाउंस्ड हुआ था 2018 में। हमारा फिजिकल डेफिसिट दे रखा है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस जब हमने किया था टॉपिक रिवाइज तो उसमें भी हमने इस टॉपिक को किया था, तो इसकी हमें करंट सिचुएशन पता होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा कितना है, 4.59% है। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रिवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना है, 3.27% है। उसके बाद अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा 2% है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें तो वो हमारा 2.36% है। ये रेट थोड़े से याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, तो ये रेट थोड़े बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो अब हमारा जो आज है 2018 का क्वेश्चन जो है वो 2018 के जो है वो हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम कोई नई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, 17 का उठा लेंगे, 16 का उठा लेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अपना ध्यान रखना और खुश रहना और घर पे रहना और stay safe, stay healthy and keep learning and keep growing everyone. Thank you.